नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम रोजगार और निर्माण समाचार पत्र का डिस्कशन करेंगे दिनांक 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। तो शुरू करते हैं। ये चित्र में हम मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुपम राजन को देख रहे हैं। इनका ये साक्षात्कार, ये पहली खबर दे रखी है हमको। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। 4 चरणों में होने वाले मतदान के लिए प्रदेश में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न करवाना निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान संपन्न करवाने के लिए गठित निर्वाचन आयोग का यह चुनौतीपूर्ण दायित्व भी है और वर्तमान में लक्ष्य भी है कि जो आने वाले चुनाव है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र हो जाए। ये इनका इंटरव्यू दे रखा है श्री अनुपम राजन, मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनाव एक अनिवार्यता है और लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष मतदान के लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी? इस भूमिका के निर्वहन के लिए चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं? चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है, यह अनुपम राजन जी ने बताया। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का 19 अप्रैल को और अंतिम चरण 13 मई को। इसके बाद मतगणना 4 जून को होगी। सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। मतदान केंद्र पर सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे रैंप, फर्नीचर, बिजली, पानी, शौचालय आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। मतदान से जुड़े अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण भी कई चरणों में दिलाए जाने की योजना है। इसके बाद अगला सवाल, विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत अधिक बढ़े, इसके लिए क्या योजना है? विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 77.82 था, जो वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 2.5% अधिक था। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 71% मतदान हुआ था। हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़े। विधानसभा चुनाव के दौरान जिन क्षेत्रों में मतदान कम हुआ था, वहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्गानुसार चिन्हित कर मतदान प्रतिशत बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मतदाता जागरूकता वाहन भेजे जा रहे हैं, विशेष ध्यान जिन क्षेत्रों में कम मतदान हुआ था अभी विधानसभा चुनाव के दौरान। इसके बाद अगला सवाल, आदर्श आचार संहिता का पालन पूरी कड़ाई के साथ हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने क्या विशेष तैयारियां की हैं? सी विजिल ऐप पर अब तक कितनी शिकायतें आई और कितनी शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है? चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता सक्रिय हो। पुलिस एवं अन्य इन्फोर्समेंट एजेंसियों द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। अभी तक 1,58,76,450 रुपए नकद राशि सहित 31,92,54,401 रुपए मूल्य की सामग्री जब्त कर ली गई है। पुलिस और अन्य एजेंसियों द्वारा 6,58,157 लीटर मदिरा जब्त की गई, जिसका मूल्य 10,56,21,800 रुपए है। इसके अलावा पहले चरण के मतदान वाले स्थानों पर ऑब्जर्वर पहुंचकर सक्रिय हो गए। जो ऑब्जर्वर रहते हैं, जो निरीक्षण करते हैं मतदान का, वो पहुंच गए हैं और सक्रिय हो गए। अगला सवाल, क्या आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम उपलब्ध है? लोकसभा चुनाव की सफलता में कितना अमला लगेगा? प्रदेश में पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीन उपलब्ध है। मशीन की उपलब्धता को लेकर कहीं कोई संदेह नहीं है। लगभग 5.5 लाख कर्मचारी मतदान की इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। अगला सवाल, मतदाताओं का भय मुक्त होना जरूरी है। मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से प्रदेश में कितने अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं? इन क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा लगातार मतदान केंद्र पर नजर रखी गई है। एक क्षेत्रीय अधिकारी के पास 12 मतदान केंद्र होते हैं। वल्नरेबिलिटी
मैपिंग के माध्यम से उन स्थानों को चिन्हित किया जाता है जहां पर मतदाता अपने आप को डरा हुआ महसूस करे। कुछ क्षेत्र अति संवेदनशील होते हैं, वहां पे मतदाता डरे हुए रहते हैं। हम ट्रबल मेकर की पहचान कर उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। कलेक्टर, एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी मतदाताओं के बीच जाकर उन्हें मतदान के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रदेश में कुल 65,000 मतदान केंद्र है, जिनमें से 15,000 संवेदनशील मतदान केंद्र है। इन मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद अगले सवाल पे आ जाए हम। मतदान के लिए वोटर आईडी कार्ड के अलावा कौन से दस्तावेज मान्य होंगे जिन्हें दिखाकर मतदान किया जा सके? तो वोटर आईडी कार्ड के अतिरिक्त 12 प्रकार के दस्तावेज हैं, टोटल 12, जिनको दिखा के मतदाता मतदान कर सकते हैं। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र एवं राज्य सरकार का कोई सी भी सरकार का फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी का उपयोग कर मतदान किया जा सकता है। कुल 12 प्रकार के आईडी दिखा के मतदान किया जा सकता है। के बाद हम अगली खबर पे आ जाएं। 113 अभ्यर्थियों ने निर्देशन पत्र के किए हैं दाखिल। ये भोपाल की खबर है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। 27 मार्च को 64 अभ्यर्थियों ने 89 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। अधिसूचना जारी होने से लेकर अब तक कुल 113 अभ्यर्थियों द्वारा 153 नाम निर्देशन पत्र भरे जा चुके हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए अभ्यर्थियों के शपथ पत्र एवं अन्य जानकारियां भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://affidavit.eci.gov.in पर देखी जा सकती है। श्री राजन ने बताया पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा और मतगणना 4 जून को होगी। फिर हम अगली खबर पर आ जाएं। विद्यार्थियों को मतदान करने के लिए दिलाई गई है शपथ। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंदौर जिले के मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए बहुत सारे अभियान चल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं। इसके बाद विद्यालयों में शपथ दिलवाई जा रही है विद्यार्थियों को। शिक्षा के अधिकार को लेकर कलेक्टर ने दिखाई दृढ़ता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में आरटीई, राइट टू एजुकेशन, इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट आरक्षित रहती है गरीब बच्चों के लिए, तो उसको लेकर कलेक्टर ने दृढ़ता दिखाई है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री धनराजू एस ने कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षा के अधिकार संबंधी की गई कार्यवाही के लिए उन्हें बधाई दी है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री धनराजू एस ने पत्र से सराहना करते हुए अवगत कराया कि कलेक्टर द्वारा की गई कार्यवाही के सामने 2 प्रतिष्ठित स्कूलों के प्रबंधकों को सहमत होना पड़ा। कलेक्टर श्री सिंह के नेतृत्व में समेकित प्रयास से 56 बच्चों को इन स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिल सकता है। इसके बाद अगली खबर, टीबी उन्मूलन के लिए चिकित्सा अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न। टीबी उन्मूलन के लिए चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण राज्य 6 प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित हुआ। प्रशिक्षण में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस चिकित्सालय, गैस राहत चिकित्सालय खुशीलाल, कस्तूरबा चिकित्सालय के चिकित्सक शामिल हुए। कि टीबी उन्मूलन के लिए चिकित्सा अधिकारियों की एक प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई है भोपाल में।
क्षय रोग जिसको बोलते हैं टीबी, ये फेफड़ों में एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जिसमें लगातार खांसी आती है मरीज को। 1962 में शुरू हुआ था टीबी का कार्यक्रम। भारत में राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में की गई थी। 1997 में भारत सरकार द्वारा नेशनल टीबी प्रोग्राम को पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। इसी साल डॉट्स पद्धति की शुरुआत भी की गई। टीबी के मरीजों को डॉट्स की दवाइयां खिलाई जाती है। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 से 25 के तहत टीबी उन्मूलन के लिए मरीज देखभाल केंद्रित गतिविधियां की जा रही हैं। इसमें निजी क्षेत्र में इलाज करवा रहे प्रत्येक टीबी मरीज की जानकारी देना जरूरी किया गया है। अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो उसकी जानकारी देके उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। प्रत्येक नए मरीज के अनिवार्य नोटिफिकेशन, प्रत्येक नोटिफाइड मरीज का पूरा इलाज, सपोर्टिंग सिस्टम को मजबूत करना शामिल है इस टीबी कार्यक्रम के अंतर्गत। फिर हम अगले पेज पे आ जाएं। इसमें हमको तारीख वाइज खबरें दे रखी है। 23 मार्च ट्रंप और बाइडेन ने जीते प्राइमरी चुनाव। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रतिद्वंदी हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोनों ने अपने अपने दलों के प्राइमरी चुनाव जो है प्राथमिक चुनाव वो जीत लिए हैं। यह चुनाव तय करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में उनके बीच मुकाबला होगा, इन दोनों के बीच होगा। 77 वर्षीय ट्रंप और 81 साल के बाइडेन ने एरिजोन, इलिनोइस, कंसास, ओहायो में जीत हासिल की है। ट्रंप ने फ्लोरिडा में भी रिपब्लिकन प्राइमरी में जीत हासिल की है, जहां डेमोक्रेट अपने प्राइमरी चुनाव नहीं करा रहे हैं। अमेरिका में इस वर्ष नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए, याद रखना दोस्तों, नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होंगे और यहाँ हर 4 साल में चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के पद के। चुनाव के नतीजों के बाद जनवरी 2025 में नए राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी स्नातकोत्तर परीक्षा अब 23 जून को आयोजित होगी। जो 7 जुलाई को होने वाली थी वो 23 जून को कर दी गई है नीट की एग्जाम। पश्चिमी जापान में यागागुची प्रांत के समुद्री क्षेत्र में केयोयोंग सन नामक टैंकर जिस पर कोरियाई ध्वज था पलट गया। इस टैंकर के पलटने से 7 लोगों की मौत हो गई। टैंकर पर 11 गैर जापानी चालक दल सवार थे। स्थानीय तटरक्षक स्टेशन अधिकारियों का कहना है कि उन्हें एक आपातकालीन फोन आया और जानकारी मिली कि खराब मौसम के कारण उनको मदद की जरूरत है। पश्चिमी जापान में ये एक जहाज पलट गया है। उसके बाद 24 मार्च टैंकों के लिए पहला स्वदेश निर्मित इंजन का सफल परीक्षण। मैसूर में युद्धक टैंक के लिए पहले स्वदेश निर्मित इंजन का सफल परीक्षण किया गया। यह इंजन 1500 हॉर्स पावर का है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह इंजन सैन्य प्रणोदन प्रणालियों में एक आदर्श बदलाव लाएगा। इस इंजन में शक्ति से वजन अनुपात अधिक ऊंचाई पर शून्य से नीचे तापमान में एवं रेगिस्तानी वातावरण सहित चरम स्थितियों में संचालन की क्षमता है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोनों देशों की सेना उत्तर कोरिया की सीमा से लगे पाजू शहर में इमजी नदी पर 2 सप्ताह का अभ्यास कर चुकी है। जो युद्ध अभ्यास होता है ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना कर चुकी है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सैनिकों की अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए एवं दक्षिण कोरियाई तथा अमेरिकी संयुक्त सैन्य उपकरणों तैनाती के माध्यम से परिचालन तरीकों को मजबूत करना है। समाचार एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट अनुसार 2 सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में शामिल सैनिकों की संख्या में दक्षिण कोरियाई सेना की 5वीं बख्तरबंद ब्रिगेड और अमेरिका की दूसरी इन्फेंट्री डिवीजन आरओ के यूएस कंबाइंड डिवीजन के लगभग 470 सैनिक शामिल है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक अभ्यास में यूएस CH-47D चिनूक हेलीकॉप्टर, AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर,
दक्षिण कोरिया के वनी टैंक और कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल है। 25 मार्च पे आ जाए। आईआईटी मद्रास ने विकसित की ई स्टैंडिंग व्हील चेयर। ये व्हील चेयर जैसे कि चित्र में दिख रही है, ये मद्रास ने विकसित की है, आईआईटी मद्रास ने, जिससे कि चलने फिरने वाले में असमर्थ लोगों के लिए एक विशेष प्रकार का ई स्टैंडिंग व्हील बनाया। उनको इसमें इसके माध्यम से चित्र में जैसा कि दिख रहा है वो खड़े भी हो सकते हैं और बैठ भी सकते हैं, ये ई स्टैंडिंग चेयर वाली व्हील चेयर पर। के बाद नीदरलैंड स्थित एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर नाम की तकनीक का इस्तेमाल कर एचआईवी के इलाज में सफलता पाई है। तो पहले दवाइयों से एचआईवी का पूरा निराकरण नहीं होता था, सिर्फ रोक होती थी। अब ये क्रिस्पर नाम की तकनीक से एचआईवी का इलाज भी होने की संभावनाएं है। वैज्ञानिकों ने इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने की उम्मीद जताई है। गाजा में अब तक 22,000 लोगों की मौत के बाद अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। इजराइल हमास पर जंग रोकने के मुद्दे पर अब अमेरिका अपना खुद का रेजोल्यूशन ला रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जॉन ब्लिंकन ने जानकारी दी है। इस रेजोल्यूशन में हमास की कैद से इजरायलियों की रिहाई होना प्रमुखता से रखा गया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के 3 प्रस्तावों को अमेरिका ने ठुकरा दिया था। ज्ञात रहे कि जंग रोकने के लिए पहला प्रस्ताव नवंबर 23 में माल्टा ने दिया था, दूसरी बार यूएई ने दिसंबर 23 में और तीसरी बार नॉर्थ अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने फरवरी 24 में दिया था। तीनों बार अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया था। अब अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार हो गया है दोस्तों। इसके बाद हम 26 मार्च पे आ जाए। नियम तोड़ने के कारण एयर इंडिया पर लगाया 80 लाख का जुर्माना। जो हमारी एयर इंडिया कंपनी है उस पे 80 लाख का जुर्माना लगाया डीजीसीए ने, डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्ट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये डीजीसीए का फुल फॉर्म। ये नागरिकता मंत्रालय होता है एक प्रकार का, जिसने एयर इंडिया पे 80 लाख का जुर्माना लगाया है। उड़ान सेवा अवधि सीमित करने और चालक दल के थकान प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन किया था एयर इंडिया ने, इसलिए इसके ऊपर 80 लाख का जुर्माना लग गया है। दिन प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक कचरा बढ़ते जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है जैसे मोबाइल के वायर या फिर वायर के अंदर के जो पतले वायर रहते हैं वो, ये बढ़ते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन ई वेस्ट बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो 2010 से हर साल ई वेस्ट में पिछले साल की तुलना में 25 लाख टन की वृद्धि हो रही है और इस कचरे का केवल 20% ही रिसाइकल हो रहा है। ये रिसाइकल नहीं हो पाता है। दरअसल 2022 में दुनिया में 6.8 करोड़ टन ई वेस्ट निकला था, जिसमें से केवल 1.5 करोड़ टन ही रिसाइकल किया गया। जो कचरा रिसाइकल नहीं हुआ उसमें 7.57 लाख करोड़ की कीमती धातु भी मौजूद थी। संयुक्त राष्ट्र की द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 के अनुसार ई वेस्ट अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो 2030 तक 8.2 करोड़ टन पर पहुंच सकता है। इस कचरे को सिर्फ 20% ही रिसाइकल किया जा सकेगा, जिससे 3.32 लाख करोड़ का मेटल बर्बाद हो जाएगा। बता दें कि आमतौर पर हम अपने घरों, उद्योगों में जिन मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, टैबलेट सहित दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अन्य उत्पादों को इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं, वही बेकार कचरा ई वेस्ट कहलाता है। इसके बाद अगली खबर, पत्रिका नेचर में प्रकाशित परिणाम के अनुसार गूगल का एआई सिस्टम 7 दिन पहले ही बाढ़ की सफलतापूर्वक भविष्यवाणी कर सकता है, जिससे उससे होने वाली हानि से बचा जा सकता है। बाढ़ की 7 दिन पहले ही सफलतापूर्वक भविष्यवाणी कर सकता है गूगल का एआई सिस्टम। 27 मार्च ब्रिटेन की कोर्ट ने अंसाजे के प्रत्यर्पण पर किया इनकार। ब्रिटेन की कोर्ट ने विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन अंसाजे को जासूसी के आरोप में तुरंत अमेरिका को सौंपने से मना कर दिया है।
CISCE, Council for the Indian School Certificate Examination. Council for the Indian School Certificate Examination. CISCE द्वारा पूर्व में 27 मार्च को आयोजित होने वाली 12वीं कक्षा की मनोविज्ञान की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 4 अप्रैल को दोपहर में 2 बजे आयोजित की जाएगी। 28 मार्च स्लोवाकिया में 6 अप्रैल को होगा राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का मतदान। स्लोवाकिया में 6 अप्रैल को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का मतदान होगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट कहलाए जाने की मंजूरी दे दी है। ये IAU ने अनुमति दे दी है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। शिव शक्ति पॉइंट। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को कहा था कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। उल्लेखनीय है कि चंद्रयान 3 को हरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंडिंग की और चंद्रमा पर तिरंगा फहराया। इसी उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये भी याद रखना दोस्तों, 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। और शिव शक्ति पॉइंट 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 29 मार्च स्पेन में टेलीग्राम ऐप पर लगा दी गई है रोक। तो टेलीग्राम ऐप है, इसके ऊपर स्पेन की राष्ट्रीय अदालत ने मीडिया कंपनियों के अनुरोध पर देश में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राफ को प्रतिबंधित कर दिया है। ये एक प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री छापने का आरोप लगाते हुए उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। इसके चलते बंद कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1.2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर फंडिंग पैकेज कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह हस्ताक्षर संघीय सरकार के आंशिक शटडाउन को टालने की समय सीमा समाप्त होने के कुछ घंटों बाद किए गए। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने इस पैकेज को पारित किया और सीनेट ने इस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि संघीय निधियों को दैनिक आधार पर खर्च और ट्रैक किया जाता है। कहा जा रहा है कि फंडिंग के बाद अब एजेंसियां बंद नहीं होंगी और अपना काम सुचारू रूप से करती रहेंगी। 1.2 लाख करोड़ पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। फिर अगला ये एडिटोरियल का पेज है, तो इसको आप पढ़ लेंगे दोस्तों। लोकतंत्र में चुनाव आयोग का दायित्व और उसमें युवाओं की भूमिका बताई गई है। 18 साल से ऊपर जो मतदाता बन जाते हैं, सब उनका वोट क्या भूमिका रखता है लोकतंत्र में। सेहत, इसके बाद 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। सेहत सबसे बड़ी नियामत है, यह कभी मत भूलिए। इसके बाद जो इस बार का 2024 का विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाएगा, उसकी थीम याद रखना दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। सभी को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगले पेज पर देश की अखंडता, एकता और लोकतंत्र का जीता जागता प्रमाण है चुनाव। ये फोटो में राजीव कुमार जी दिख रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके बाद अगले पेज पर पीएससी के साक्षात्कार की तैयारी के लिए ये लेख दे रखा है। सृष्टि संरचना में जल का महत्व और जल संरक्षण के प्रयास। फिर हम आ जाते हैं पेज नंबर 7 पे।
ये हमारी जो सीरीज चल रही है रोजगार और निर्माण पेपर की, जिसमें हर हफ्ते एक जिले को एमपी के डिस्कस कराते हैं। तो इस बार जो हमारा जिला है वो है विदिशा। विदिशा जिले को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला ऐतिहासिक महत्व के साथ वन संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है। जिले का अपना पुरातात्विक वैभव है। भारत के मध्य में स्थित है यह जिला विदिशा। पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा दार्शनिक स्थलों की विशेषता के कारण उत्कृष्ट पर्यटन स्थल भी है। इसके बाद ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 56 किलोमीटर दूर है। विश्व धरोहर में जो सांची को लिया गया उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि वैदिक काल में किसी आर्य देवी ने यहाँ के महिष नामक राजा को पराजित कर दिया था। अतः आज भी यहाँ के सभी गांवों में महिषासुर की पूजा की जाती है। विदिशा में आर्य देवी थी जिन्होंने महिष नाम के राजा को पराजित किया था विदिशा के, इसलिए महिषासुर की पूजा की जाती है यहाँ पर। इसके बाद मौर्य शासक जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उन्होंने विदिशा के व्यापारी की पुत्री महादेवी से विवाह किया था। उत्सवों में यहाँ पे रामलीला उत्सव मनाया जाता है, श्री रामलीला मेला, मनोरा मेला। इसके बाद यहाँ के जो प्रमुख स्थल है वो बताए गए, नीलकंठेश्वर शिव मंदिर। इसके बाद हेलियोडोरस, विदिशा में नदी के उत्तरी तट पर एक पाषाण निर्मित ऊंचा स्तंभ है हेलियोडोरस का। इसके बाद लोहांगी पहाड़ी, विदिशा नगर में ऐतिहासिक तथा पर्यटन की दृष्टि से रेलवे स्टेशन के पास रेतीले पत्थर का शिखर है जिसे लोहांगी पहाड़ी कहते हैं। बीजा मंडल में विजय मंदिर है। गुम्बज का मकबरा है। बेस नगर, विदिशा का यह छोटा सा गांव विदिशा रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम में है और सड़क द्वारा इसको जोड़ा गया है। यह बेतवा तथा वेस नदी के बीच द्विशाख में है। इस गांव का संबंध भी सम्राट अशोक से है। 16 बौद्धों के पाली ग्रंथों जिसका नाम बेस नगर और संस्कृत पुस्तकों में विदिशा है। अनेक टीले और चार दीवारी शहर की सीमा रही है। सांची का स्तूप इससे संबंधित था। यहाँ ईसा पूर्व तीसरी से 11वीं शताब्दी के भग्न अवशेष मिले। उदयगिरी, प्रदेश के विदिशा जिले के रेलवे स्टेशन से 4 मील छोटी पहाड़ी के पूर्व की ओर उदयगिरी की 20 गुफाएं हैं। इसके बाद पेज नंबर 9 पर ये मध्य प्रदेश की शिल्प कलाओं के बारे में बताया गया है। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख शिल्प कलाएं हैं, पहला बताया गया धातु शिल्प। मध्य प्रदेश की धातु शिल्प की परंपरा बहुत पुरानी है। अति पिछड़ी अगरिया जनजाति को धातु शिल्प के निर्माता के रूप में जाना जाता है। वहीं यहाँ कसेरा, ठटेरा और स्वर्ण धातु के सिद्धहस्त शिल्पी हैं। लौह अयस्क को गलाने की तकनीक से लेकर उनसे कलाकृतियां, गहने, बर्तन आदि बनाने की तकनीक से लोग अचंभित हैं। टीकमगढ़ मंडला चिचली का धातु शिल्प सभी को आकर्षित करता है। प्रदेश का यह शिल्प देश ही नहीं विदेशों में भी लोकप्रिय है। धातु शिल्प जो मध्य प्रदेश की है तो विदेशों में भी लोकप्रिय है। टीकमगढ़ का शिल्प, बुंदेलखंड का टीकमगढ़ जिला धातु शिल्प का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की कलात्मक कृतियां पुरातन समय से लेकर आज तक विख्यात है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, गीलट आदि धातुओं का उपयोग यहाँ प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। इसके बाद बैतूल का भरेवा शिल्प है। प्रदेश का जनजाति बाहुल्य जिला बैतूल भरेवा धातु शिल्प के लिए विख्यात है। भरेवा शिल्प के जनजातीय शिल्पी स्थानीय लोगों की दैनिक आवश्यकताओं, सामाजिक, धार्मिक, अनुष्ठानिक और सौंदर्यपरक रुचि के अनुसार धातु से सामग्री बनाते हैं। भरेवा शिल्पियों की तकनीक, विधि, शिल्प एवं कलाकृतियों को देखकर
यह एहसास होता है कि धातु शिल्प की इस उन्नत तकनीक का ज्ञान सदियों से हमारे यहाँ विद्यमान रहा है। भरेवा अर्थात धातु की ढलाई या भराई का काम करने वाले लोग, ये भरेवा कहे जाते हैं, जो कि धातु की ढलाई या भराई का काम करते हैं। गोंडवाना राज्य के समय यह कला प्रचलन में थी। इसके बाद चिचली का पीतल शिल्प है। नरसिंहपुर जिले में स्थित चिचली धातु शिल्प तकनीक और निर्माण का स्थल है। चिचली में मुख्यतः पीतल और तांबे की धातु से काम किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के शिल्पी कांसे का उपयोग भी करते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से बर्तन बनाने का काम होता है। यहाँ के शिल्पी पहले तांबा पीतल को पिघलाकर रचना करते हैं थे, लेकिन अब रेडीमेड धातु जिसे चंदा या सर्किल कहा जाता है का उपयोग करते हैं। उचेहरा का धातु शिल्प है। सतना जिले का उचेहरा है ये कस्बा सतना जिले में। उचेहरा धातु शिल्प की प्रसिद्धि कांसा और फूल द्वारा निर्मित थालियों के कारण है। कांसे और फूल की थालियां बनाते हैं यहाँ पे। मंडला की शिल्पकला। मंडला की कांस्य कला का गौरवशाली इतिहास है। यहाँ लोटा कटोरी और गिलास जैसे बर्तनों का निर्माण होता है। अगरिया का लौह शिल्प है। अगरिया जनजाति ने पारंपरिक रूप से लौह अयस्कों की खोज की और उन्होंने अयस्कों को पिघलाकर लोहा प्राप्त किया और इस लोहे से कृषि उपकरण, औजार और शिल्प का निर्माण किया। अगरिया जनजाति के शिल्पी ज्यादातर मंडला, डिंडोरी, शहडोल, सीधी और बालाघाट जिले में निवास करते हैं। मिट्टी शिल्प। मध्य प्रदेश में माटी शिल्प की अति प्राचीन परंपरा है। वर्तमान में प्रदेश भर में कुम्हार समाज की रोजी रोटी का साधन मिट्टी शिल्प से ही चलता है। कुम्हार समाज के लोग मिट्टी का ही काम करते हैं। वे मिट्टी को आकार देकर देवी देवताओं की प्रतिमाओं से लेकर जीवन उपयोगी बर्तन, भवन सामग्री, खिलौने आदि का निर्माण करते हैं। मंडला का टेराकोटा। मंडला जिले में निवास करने वाली जनजातियां गोंड, बेगा, प्रधान, धीमा, जिनवार, भूमिया और भेरिया पाटी और टेराकोटा शिल्प के सिद्धस्त शिल्पी हैं। ये शिल्पी जनजाति समाज की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में काम आने वाली प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं। इसके बाद मालवा का माटी शिल्प। मालवा के धार, झाबुआ, निमाड़ जिलों की जनजातियां टेराकोटा शिल्प की कुशल शिल्पकार हैं। यहाँ के शिल्प में राजस्थान, गुजरात की मिट्टी कला की छाप दिखाई देती है मालवा में, क्योंकि राजस्थान से लगा हुआ है। ग्वालियर का शिल्प। ग्वालियर, शिवपुरी जिलों में निवास करने वाली सहरिया, भील, भिलाला जनजाति टेराकोटा शिल्प से जुड़े हैं। टेराकोटा चैत्र माह में मनाए जाने वाले गणगौर पर्व की सजावट इसी शिल्प से की जाती है। उसके बाद काष्ठ कला, मध्य मतलब लकड़ी। मध्य प्रदेश में वनों की बहुलता है, इसीलिए यहाँ काष्ठ कला का इतिहास प्राचीन और समृद्ध है। पूरे प्रदेश में बड़ई समाज के अलावा जनजातीय समाज के कुछ वर्ग काष्ठ कला में निपुण है। बड़ई समाज के काष्ठ शिल्पी जहाँ कृषि उपकरणों, भवन सामग्री और ग्रामीणों के लिए आवश्यक सामान का निर्माण करते हैं। बुदनी में खिलौना उद्योग। बुदनी तहसील के काष्ठ शिल्पियों के बनाए लकड़ी के खिलौने और सजावट की कलाकृतियां अनूठी है। पचमढ़ी की काष्ठ कला। होशंगाबाद जिले का पचमढ़ी मध्य प्रदेश का पर्यटक स्थल। यहाँ की जनजाति केसला, सुक्तवा और पचमढ़ी के जनजातियों को यह कला विरासत में मिली है। काष्ठ कला। शहडोल का काष्ठ शिल्प। शहडोल जिले के जनजातीय काष्ठ शिल्पियों द्वारा बनाए खिलौने और सजावटी सामग्रियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी मांग है। रीवा का सुपारी शिल्प। मध्य प्रदेश के रीवा में लकड़ी के साथ सुपारी पर भी अद्भुत शिल्प तैयार किया जाता है। यहाँ सुपारियों का प्रयोग करके भगवान गणेश की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा सुपारियों और लकड़ी का प्रयोग कर खिलौने और सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं। इसके बाद अगले पेज पर चर्चा में नए उपग्रह ने भेजी धरती की तस्वीर। इसरो के नए मौसम विज्ञान उपग्रह इनसेट 3 डीएस। ये इसरो का नया उपग्रह है इनसेट 3 डीएस। इसने काम करना शुरू कर दिया है। इस उपग्रह ने पृथ्वी की पहली तस्वीर भेज दी है। इसरो ने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जारी करते हुए लिखा
कि INSAT-3DS ने अपने मिशन के तहत आधुनिक इमेजर और साउंड पेलोड के माध्यम से पृथ्वी की सुंदरता की पहली झलक दिखाई है। इससे मौसम पूर्वानुमान और वायुमंडलीय गतिशीलता को समझने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इसरो ने फरवरी माह में इस उपग्रह को लॉन्च किया था। कौन सा उपग्रह है? INSAT-3DS। रेगजेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है। आइसलैंड का ये रेगजेन प्रायद्वीप है जहां ज्वालामुखी विस्फोट हो गया है। इसके बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। पोखरा को बनाया देश की पर्यटन राजधानी। नेपाल सरकार ने गंडकी प्रांत के शहर पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। गंडकी प्रांत का शहर पोखरा है जिसे नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया सरकार ने। रूस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए। विदेश मंत्रालय ने भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1992 बैच के अधिकारी विनय कुमार को रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। वे पवन कपूर की जगह लेंगे। पहले पवन कपूर थे, अब नए बन गए हैं ये विनय कुमार। IAFS विनय कुमार को लंबा अनुभव है। वे विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में पदस्थ थे विनय कुमार 2021 से। प्रतिरोद्र सात्विकम को मिला सरस्वती सम्मान। केरल के प्रख्यात कवि साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी काव्य कृति रौद्र सात्विकम की कृति है प्रभा वर्मा की। चित्र में देख पा रहे हैं हम प्रभा वर्मा को। इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है इसके लिए। बिलियर्ड ऑफ हॉल ऑफ फेम में हुए शामिल। भारत के स्टार खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने अपने करियर में एक और उपलब्धि हासिल की है। पंकज को चीन में स्थित वर्ल्ड बिलियर्ड म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। चंद्रमा पर वैज्ञानिक बेस बनाने की तैयारी। अंतरिक्ष के रहस्य को सुलझाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अब चंद्रमा पर अपना वैज्ञानिक बेस बनाएगी। नासा ने इसके लिए पूरी योजना तैयार कर ली है। ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर मैगी एड्रिन पोकॉक ने नासा की आर्टेमिस परियोजना और चंद्रमा पर बेस बनाने की योजना के संबंध में बताया है। विश्व का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अमेरिकी AI लैब कमिश्नर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोबोट लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि ये दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया है। इस रोबोट को नाम दिया गया है डेविन और पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर। घोस्ट पार्टिकल खोलने के लिए प्रयोगशाला। चीन में वैज्ञानिकों ने काइपिंग शहर में जमीन से 700 मीटर नीचे दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई है। 35 मीटर व्यास वाली यह प्रयोगशाला घोस्ट पार्टिकल खोजने के लिए बनाई गई है। यह प्रयोगशाला इस वर्ष के अंत तक खोज में जुट जाएगी। वैज्ञानिकों ने बताया कि ब्रह्मांड में जो घोस्ट पार्टिकल हैं उनमें से ज्यादातर का निर्माण बिग बैंग के समय हुआ था और इसको खोजने के लिए प्रयोगशाला बनाई गई है। एक साथ लॉन्च किए 22 स्टारलिंक उपग्रह। एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स कंपनी ने 22 स्टारलिंक उपग्रहों का नया बैच लॉन्च किया है। इन उपग्रहों को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। 7वीं बार बना सबसे खुशहाल देश फिनलैंड। 7वीं बार सबसे खुशहाल देश में आ गया है। आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वराडकर ने कहा कि आयरलैंड की गठबंधन सरकार में शामिल फाइन गेल पार्टी के अध्यक्ष का पद वो तत्काल छोड़ रहे हैं। उनके पद के छोड़ने का कारण व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों बताया उन्होंने। कीड़े की नई प्रजाति मिली है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में
शोधकर्ताओं को कीड़े की एक नई प्रजाति मिली है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी CSIRO ने बताया कि यह कीड़ा लॉन्ग हॉर्न बीटल परिवार का सदस्य, ये चित्र में दिख रहा है कीड़ा, ये सदस्य लॉन्ग हॉर्न बीटल परिवार का सदस्य है और ये लेमिंगटन नेशनल पार्क के जंगलों में पाया गया है। वियतनाम के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। वियतनाम के राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वियतनाम सरकार के अनुसार थुओंग ने पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया। खबरों के अनुसार थुओंग के इस्तीफे को वियतनाम में चल रहे रिश्वत विरोधी अभियान से जोड़ा जा रहा है। इस आंदोलन का उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना है। इसी कारण वियतनाम में राजनीतिक सत्ता का संघर्ष पनप रहा है। इसके बाद फ्यूचर कैटेगरी खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने अंश नेरुरकर। 11 वर्ष के हैं सिर्फ ये शतरंज खिलाड़ी जिनको ये खिताब मिला है, फ्यूचर कैटेगरी खिताब। चेक गणराज्य में आयोजित प्राग अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया है इन्होंने। इसके बाद कुछ लोगों की स्मृति बताई गई। भारत के पूर्व एथलीट बुधवा उराव का निधन हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान सईद अहमद का निधन। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाएगा। इसके बारे में लेख दे रखा है, समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? पहली बार यह 5 अप्रैल 1919 में भारतीय कंपनी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का SS लॉयल्टी नामक जहाज व्यापार करने के लिए भारत से लंदन गया था। पहली बार 5 अप्रैल 1919 को, इसलिए तभी से 5 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर ये ऑब्जेक्टिव वाला सेशन है, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स। खेल। अफगानिस्तान ने फीफा विश्व कप क्वालिफायर में भारत को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगा भारत। चीनी ताइपे के लिए चुन यी ने जीता खिताब। स्विस ओपन बैडमिंटन में चीनी ताइपे के लिन चुन यू ने खिताब जीत लिया है। अचंत शरद कमल होंगे ध्वजवाहक पेरिस ओलंपिक 2024 के। पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक नियुक्त किया जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। ये कह रहे हैं अचंत शरद कमल जी, यह मेरा 5वां और अंतिम ओलंपिक होने जा रहा है। विश्व में कम ही खिलाड़ियों को यह सम्मान मिलता है। सेंसेक्स के लिए काउंटी क्रिकेट खेलेंगे उनादकट। भारत के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट काउंटी चैंपियनशिप में सेंसेक्स क्लब के लिए खेलेंगे। के बाद सकामोटो ने जीती फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप। जापान की दिग्गज स्केटर काओरी सकामोटो ने लगातार तीसरी बार जीत ली है यह फिगर स्केटिंग चैंपियनशिप। अफगानिस्तान ने 2-1 से जीती T20 सीरीज। अफगानिस्तान के तीनों मैचों की T20 सीरीज में आयरलैंड को 2-1 से मात दी और जीत ली है सीरीज। ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर रॉबिन्हो को 9 साल की सजा हो गई। पूर्व दिग्गज फुटबॉलर रॉबिन्हो को बलात्कार के एक मामले में 9 वर्ष की सजा हो गई। WTT खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने साथियान। भारत के अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी गनास सेकरन साथियान ने लेबनान में आयोजित WTT फेडर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन जीत गए हैं WTT खिताब। कॉर्लिस सेंज ने जीती रेस। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड पी कॉलिन सेंज इन्होंने जीत ली है रेस, स्पेन के कार रेसर। अगले पेज पे आ जाए। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, ये है इंडियन ऑफ द ईयर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से उबरने के साथ 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल। इसके बाद इन्होंने बताया है कि विकसित राष्ट्र की नींव हो चुकी है। हमें कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 2 साल से भी कम समय में भारत
जर्मनी जापान से आगे दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। श्रीलंका जा रहा कार्गो जहाज फ्रांसिस स्कॉट पुल से टकरा गया है। ये देख रहे हैं हम चित्र में श्रीलंका का जहाज। वायुसेना को आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार एरोस्पेस फोर्स में बदलने की आवश्यकता है। ईपीएफओ ने जनवरी 2024 के दौरान 16.02 लाख सदस्य जोड़ लिए हैं। 24 मार्च 2024 को जारी ईपीएफओ के अंतिम पेरोल डाटा से पता चलता है कि ईपीएफओ ने जनवरी 2024 के महीने में 16.02 लाख सदस्य जोड़ लिए हैं। डेटा के अनुसार जनवरी 2024 के दौरान लगभग 8.08 लाख नए सदस्यों के नामांकन किए गए हैं। तितलियों और पतंगों पर तैयार हुई सचित्र मार्गदर्शिका। पुस्तक विमोचन है। लेपिडोप्टेरा ऑफ इंडिया इंडियन ऑफ द ईयर कार्यक्रम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित की है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एन इलस्ट्रेटेड गाइड टू द लेपिडोप्टेरा ऑफ इंडिया टेक्सोनोमिक प्रोसीजर्स फैमिली कैरेक्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पुस्तक का शीर्षक है। बीते 10 वर्षों में 3,84,000 प्रवासियों की डूबने की वजह से गई जान। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि बीते 10 वर्षों में 3,84,000 प्रवासियों की डूबने से मौत हो गई है, जिनमें से 3,84,000 की मौत समुद्र में डूबने से हुई है और 27,000 की भूमध्य सागर में। कुल 64,000। नीली अर्थव्यवस्था पर संयुक्त कार्यशाला का आयोजन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नई दिल्ली में ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था पाथवेज स्टडी रिपोर्ट की स्थिति पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में विश्व बैंक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, नीति आयोग, पत्तन, पोत, परिवहन, जलमार्ग, पर्यटन ये सभी शामिल थे। इनके विशेषज्ञों ने भाग लिया। शांतिवादी सिद्धांत छोड़ पहली बार लड़ाकू विमान बेचेगा जापान। जापान ने फैसला लिया है कि वो शांतिवादी सिद्धांत को छोड़ के लड़ाकू विमान बेचेगा। इसके लिए उन्होंने संविधान में भी संशोधन कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।